अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिस तरह से यहाँ पर एकता सेवा भावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान साहब इनकी जानिब से मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन अल्पसंख्यक व रोज समय रोजगार मार्गदर्शन मेड़ावे का आयोजन, उसी के साथ में वृक्ष मित्र सम्मान पत्र वितरण सोहळे का आयोजन भी यहाँ पर परभणी शहर के डीएसएम कॉलेज ज्ञानोपासक कॉलेज यहाँ पर 16 अगस्त 2026 को सुबह में 11 बजे इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। और इसमें उद्घाटक के तौर पर माननीय सलीम सारंग साहब जो संचालक है मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल महाराष्ट्र राज्य, उसी के साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष है मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के जेर निगरानी यहाँ पर जिस तरह से इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। इस वक्त माननीय जावेद अतार साहब पुणे, स्वयं रोजगार विभाग मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन शेख नईम साहब, माननीय शमीम पठान साहिबा महिला प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन, उसी के साथ में माननीय सैयद अली साहब उद्योजक समाज सेवक मुंबई, इन लोगों की यहाँ पर मौजूदगी थी। और इसके अलावा अनवर खान साहब जिला अध्यक्ष, अनवर खान साहब जिला कार्याध्यक्ष, शेख तौकीर साहब परभणी जिला अध्यक्ष रोजगार विभाग, रेशमा परवीन मैडम परभणी शहर महिला अध्यक्ष, तहसीन बेगम ग्रामीण महिला अध्यक्ष, सलीम आनंद शहर अध्यक्ष लातूर, सैयद अजमेरी महिला शहर अध्यक्ष लातूर, बाबूराव सायन्ना परभणी जिला अध्यक्ष, मसूद खान परभणी जिला महासचिव, इनकी यहाँ पर मौजूदगी थी। अजमत खान साहब जिस तरह से हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि यहाँ स्वयं रोजगार मेड़ावा तो होना ही चाहिए, और यहाँ जिस तरह से उन्होंने वृक्ष मित्र को, जिन लोगों ने वृक्ष लगाए हैं उन लोगों को भी किस तरह से सम्मानित किया है, उन लोगों ने जो महाराष्ट्र राज्य के अलग अलग जिलों में जिन लोगों ने, जिन वृक्ष प्रेमियों ने वृक्ष लगाए हैं, उन तमाम लोगों का यहाँ पर सत्कार भी किया गया है। यही नहीं, इसके अलावा यहाँ पर जिस तरह से मान्यवर जो महाराष्ट्र राज्य के अलग अलग जिलों से यहाँ पर आए थे, उन तमाम लोगों का यहाँ पर भव्य ऐसा नागरिक सत्कार भी किया गया। सलीम सारंग साहब जो महाराष्ट्र राज्य में, पूरे महाराष्ट्र राज्य में विशेष तौर से विद्यार्थियों के लिए काम करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए काम करते हैं, वो स्टूडेंट्स एजुकेशन तो हासिल करना चाहते हैं लेकिन उनकी आर्थिक परिस्थिति मजबूत नहीं है, ऐसे तमाम विद्यार्थियों की मदद भी यहाँ पर सलीम सारंग साहब इनकी जानिब से की जाती है। मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल इनकी जानिब से जिस तरह से यहाँ सलीम सारंग साहब इनकी जानिब से उन्हें आर्थिक मदद दी जाती है। हकीकत में आज 16 अगस्त 2026 को जिस तरह से अलग अलग ज़िलों से जितने भी लोग यहाँ पर आए, उन तमाम लोगों का यहाँ पर वृक्ष मित्रों का, जिन वृक्ष मित्रों ने अपने अपने एरियो में सैकड़ों से वृक्ष लगाए हैं और उनकी रक्षा की है, उन्हें जोपासने की कोशिश की है और उन वृक्षों को बढ़ाने की कोशिश की है, ऐसे तमाम लोगों का यहाँ पर सलीम सारंग साहब और उसी के साथ में सैयद अली साहब इनकी जानिब से और साथ में मिसेस इंडिया इनकी जानिब से सत्कार किया गया है, जिसकी झलकियाँ हम आपको विशेष तौर से परभनी आज तक पर बता रहे हैं कि किस तरह से इन तमाम लोगों का यहाँ पर सत्कार किया गया है, जिन लोगों ने अपने अपने एरिया में वृक्ष लगाए हैं, जिन लोगों ने वृक्षों का संगोपन किया है, जिसमें सैयद वजाहत अली साहब ये भी यहाँ पर मौजूद थे, इनका भी यहाँ पर सत्कार किया गया है। और इनके अलावा तमाम वो मुअज़्ज़िज़ शख्सियतें, परभणी आस्था के कार्यकारी संपादक सलीम खान साहब, इनकी भी यहाँ पर मौजूदगी थी, इनका भी यहाँ पर माननीय सलीम सारंग साहब इनकी जानिब से सत्कार किया गया है। इसके अलावा अलग अलग ज़िलों से जितने भी लोग यहाँ पर वृक्ष प्रेमी वृक्ष मित्र यहाँ पर आए, जिन लोगों ने अपने अपने एरिया में 2026 में जून 1 जून 2026 से लगातार जिन लोगों ने यहाँ पर वृक्ष लगाए हैं, उन तमाम लोगों का यहाँ पर सत्कार किया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता शेख सरफराज, इनका भी यहाँ पर भव्य ऐसा सत्कार किया गया है। और इसके अलावा तमाम उन महिलाओं का, उन लड़कियों का भी यहाँ पर सत्कार किया गया है, जिन महिलाओं ने, जिन लेडीज़ ने यहाँ पर विशेष तौर से वृक्ष लगाए हैं। इसी के साथ में सैयद अल्ताफ़ साहब, इनका भी यहाँ पर सत्कार किया गया है। इसके अलावा मुजाउर रहमान साहब, इनका भी यहाँ पर सत्कार किया गया है। यहाँ जिस तरह से यहाँ ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, और अंसारी सर, इनका भी यहाँ पर, शोएब अंसारी सर, इनका भी यहाँ पर सत्कार किया गया है। और इनके अलावा जो लोग अपने अपने एरियो में जन जागृति निर्माण कर रहे थे, जिन लोगों ने वृक्ष लगाकर उनके एरियो में वृक्ष की जन जागृति निर्माण की है, ऐसे तमाम लोगों का यहाँ पर सत्कार भी किया गया है। और ये सत्कार का कार्यक्रम विशेष तौर से पिछले 2 महीने से लगातार शुरू था कि उन लोगों का आज सत्कार करना था।
पिछले 2 महीनों से जून महीने से जिन लोगों ने अपने अपने एरिया में वृक्ष लगाए हैं उन तमाम लोगों का यहाँ पर सत्कार किया गया और उन लोगों को सम्मानित किया गया है। और उनके अलावा यहाँ पर आसिफ खान साहब जो जिंतूर से ताल्लुक़ रखते हैं, एक शिक्षण महर्षि के तौर पर ये भी खुलकर सामने आए हैं। और जिस तरह से आसिफ खान साहब ये पिछले कई वर्षों से लगातार मेहनत करते हैं और उनका भी यहाँ पर सत्कार किया गया। उनके अलावा परभणी शहर की जो महिलाएं हैं जिन्होंने अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने एरिया में जिस तरह से यहाँ पर वृक्ष लगाए हैं उन तमाम लोगों का भी यहाँ पर सत्कार किया गया है, जिसकी झलकियाँ विशेष तौर से हम आपको परभणी आज तक कर बता रहे हैं कि किस तरह से इन तमाम लोगों का सामाजिक कार्यकर्ता मुंबई के और उद्योजक सैयद अली साहब, उसी के साथ में सारंग साहब, इन लोगों की जानिब से सत्कार किया गया। और उन तमाम लोगों का सत्कार किया गया है जिन्होंने अपने अपने एरियो में साफ़ सफाई की, अपने अपने एरियो का जिस तरह से यहाँ पर केयर किया और जन जागृति निर्माण की। ऐसे तमाम लोगों को यहाँ पर नवाजा गया प्रमाण पत्र देकर। इसके अलावा जिस तरह से यहाँ पर मिस इंडिया इन्होंने भी जिस तरह से परभणी शहर के ज्ञानोपासक महाविद्यालय यहाँ पर आकर अजमत खान साहब इनके प्रोग्राम में 4 चांद लगा दिए। और इनके प्रोग्राम में विशेष तौर से इसके लिए 4 चांद लगा दिए, ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पर मिस इंडिया जिस तरह से यहाँ पर काम कर रही है, ये 2026 की हमारे परभणी की ही बच्ची, परभणी की ही लड़की और परभणी जिस तरह से मिसाल बनता है कि जगत जर्मनी यानी भारतात परभणी, हकीकत में परभणी में लोग काम ऐसा करते हैं, उल्लेखनीय काम इस तरह के करते हैं। अभी मिस इंडिया हमारे परभणी शहर से ही है और इनका भी यहाँ पर जिस तरह से सत्कार किया गया है अजमत खान साहब इनकी जानिब से, सलीम सारंग साहब और सैयद अली साहब जो उद्योजक है, सामाजिक कार्यकर्ता है, मुंबई से ताल्लुक़ रखते हैं, इन लोगों के ज़रिए से ही यहाँ पर मिस इंडिया का सत्कार किया गया है। इसके अलावा जिन महिलाओं ने अपने अपने एरियो में मेहनत की है उन लोगों का भी यहाँ पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में यहाँ पर मिस इंडिया इनके हाथों से सत्कार किया गया है। इनके अलावा सलीम सारंग साहब इनके जानिब से भी इनके हाथों से भी कुछ लोगों को सर्टिफिकेट दिए गए हैं। सैयद अली साहब जो सामाजिक कार्यकर्ता है और उद्योजक है, इनके हाथों से भी यहाँ पर सत्कार किया गया है। इसी के साथ में तुषार मराठे साहब ये भी इस वक्त इस प्रोग्राम में मौजूद थे। शेख सरफराज साहब ये भी यहाँ पर मौजूद थे। ये झलकियाँ विशेष तौर से हम आपको बता रहे हैं परभणी आज तक पर के परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक सलीम खान और जुल्फर इनका भी यहाँ पर सलीम सारंग साहब इनकी जानिब से सत्कार किया गया है। और उन्होंने जिस तरह से तमाम लोगों के सत्कार को जवाब देते हुए सलीम सारंग साहब, अकबर अली साहब और शमीम पठान मैडम जो पुणे से ताल्लुक़ रखती हैं, इन तमाम लोगों ने किस तरह से अपने ख्यालात का इज़हार किया है। उसी के साथ में DSM कॉलेज नॉलेज ज्ञानोपासक कॉलेज के इन्होंने भी किस तरह से यहाँ पर अपने ख्यालात का इज़हार किया है, ये भी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये तमाम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए और इन लोगों ने अपने ख्यालात का इज़हार किस तरह से किया है। आइए जानते हैं इस वक्त तमाम लोगों ने किस तरह से तमाम हाज़रीन को जो मार्गदर्शन किया है कि अपने लाइफ में आपने क्या करना चाहिए, अचीवमेंट को किस तरह से हासिल करना चाहिए। आइए जानते हैं खुद इन लोगों की ही ज़बानी। है कि जैसे हम सभी मेहनत करते हैं बच्चों की तालीम के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए, तो हमारा फ़र्ज़ ये सिर्फ ये नहीं बनता है कि बच्चों को सिर्फ तालीम दें, उनकी रोज़ी रोटी का देखें और वहीं बैठ जाए। हमारा काम ये बनता है कि एक चेन बनाए जहाँ से एक इस तरीके की चीज़ हो। जैसे बहुत से लोगों को ये पता नहीं है, जैसे गाँव हैं, खेड़े हैं, कि कई लोगों को पता नहीं है कि 10वीं और 12वीं के बाद बच्चों को क्या करना चाहिए, कौन सी तालीम करनी चाहिए। बहुत से लोगों को हायर एजुकेशन के लिए कहीं दूसरी जगह जाना पड़ता है। वहाँ पे कॉलेज में जाने के बाद उन्हें एक विंडो होती है जहाँ पे इंक्वायरी की जाती है कि किस स्ट्रीम में लिए, आर्ट्स मिले, साइंस मिले, कॉमर्स मिले। वो लेने के बाद बच्चे आगे क्या करना है ये उनके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। ये सवाल उनके दिमाग के घेरे में पड़ जाता है कि आगे क्या करें। और यहाँ पे सबसे बड़ी अगर मुश्किल आती है तो माँ बाप में से उस माँ की और उसके बाप की आती है कि अब क्या करें, क्योंकि बच्चों को दिखाने के लिए पता ही नहीं होता है। तो वहाँ से हमारा ज़रिया शुरू हो जाता है। अब मैं जब मेरे बच्चे की जब एग्जामिनेशन डिप्लोमा के इंजीनियरिंग के वक्त जब मैं गई थी तो मुझे वहाँ पे पता चला था कि बहुत से गाँव खेड़ों में से ऐसे माँ बाप आए थे जिनकी तालीम कम थी, लेकिन उनके ख्वाब बड़े थे कि हमने जो तकलीफ़ें दी हमारे बच्चों को वो तकलीफ़ें नहीं मिलनी चाहिए। और उन्होंने कोशिश की थी कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिले जहाँ से हमारे बच्चे आगे अच्छी डिग्री ले, हायर डिग्री ले, इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर हो, साइंस हो, कुछ भी हो।
वहाँ पे जब मुझे पता चला कि कॉलेज में हम जैसे पढ़े लिखों को तो पता है कि कहाँ क्या फॉर्म भरना है, कैसे देना है, वहाँ पे मैंने वहाँ का एक बहुत बड़ा सीनियर टेक्निकल कैंपस है, उनके प्रोफेसर को मैंने चिट्ठी लिखी घर पे जाने के बाद कि सर आपके यहाँ पे जो गाँव से लोग आते हैं उनके लिए कोई विंडो है ही नहीं जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सके कि बच्चों को क्या स्कॉलरशिप मिलती है, ये परसेंटेज में क्या राउंड होते हैं, किस तरीके से फॉर्म भरा जाता है। उसका जवाब मुझे 15 दिन के बाद आया। मैंने उम्मीद तो नहीं की थी, मैंने सिर्फ चिट्ठी देखी, लेकिन उसका जवाब 15 दिन के बाद आया। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि हाँ हमें बताइए कि हम क्या कर सकते हैं माँ बाप के। मैंने कहा कि सर एक विंडो खोलिए जहाँ पे बच्चों को अब समझ लीजिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तरफ से स्कॉलरशिप में बच्चों को क्या मिलता है, 10वीं के बाद 12वीं के बाद क्या फंड्स उन्हें मिलते हैं, क्या लोन उन्हें मिलता है, किस टैके पर मिलता है। और अगर बच्चे अगर बहुत गरीब तबके से हैं, उनमें इतनी ताकत नहीं है, कुव्वत नहीं है कि 1.25 लाख रुपये की फीस भरे, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज के होते हैं 1.25 लाख रुपये के आसपास जाती है, तो उसको किस तरीके से कम जाता है। तो उसके लिए छत्रपति शाहू महाराज, DWSC, अन्ना साठे, सावित्रीबाई फुले, ऐसे कई ऐसे सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स होते हैं कॉलेज में जो बच्चों को पता ही नहीं, 80% लोगों को पता नहीं। और ये चीज़ें जब उन्होंने कहा कि हमें पोडियम तैयार करेंगे, जब सेकेंड राउंड होगा जिसे केप कहा जाता है, जहाँ पे सेंट्रल अकाउंटिंग प्रोसेस किया जाता है, जहाँ पे बच्चों के सारे एप्लीकेशन दी जाते हैं और फिर उनके परसेंटेज पे बच्चों को सेग्रीगेट किया जाता है। इन 4 कॉलेज में से एक कॉलेज में आपका जो है दाखिला हो जाता है। तो जनरल कैटेगरी में आते हैं, OBC कैटेगरी में आते हैं, SC कैटेगरी में आते हैं। तो उन बच्चों को जब हमने अलग किया, वहाँ पे उन्होंने जब अगली बात गई तो उन्होंने मेरे सामने बताया कि ऐसे उन्होंने पूरी जो है एक विंडो तैयार की थी जहाँ पे एक एक बंदे बैठे थे और वो समझा रहे थे कि ये तुमको फॉर्म भरना है बेटे, ये तुमको फॉर्म भरना है बेटे, ये फॉर्म भरना है। तो अगर कोशिश करे इंसान तो सब कुछ मुकम्मल है, सिर्फ वो जज्बात आप में होने चाहिए। चलो मैंने अपनी नीयत रखी थी कि आज मेरे बच्चे का एडमिशन हो गया, फिर बहुत से बच्चों का एडमिशन हो रहा है, तो मेरी तरफ से कम एक विंडो तो चालू हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह कि उस विंडो के बाद से सभी कॉलेजेस में विंडोज चालू हुई। आज मैं बहुत से पूना महानगर पालिका के स्वच्छ में काम करती हूँ, वहाँ के की मोहल्ला कमेटियों को मैं संभालती हूँ। वहाँ पे जो बच्चे और ज़्यादातर एजुकेशन में, क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, मेरे खानदान में हम सभी लोग पढ़े लिखे हैं, मुझे सिर्फ PhD करना ही काफ़ी लगा था, इतना पढ़ लिया है। तो मुझे पढ़ने की ख्वाहिश है, तो मैं चाहती हूँ कि जब घर में बाहर आदमी जाके मेहनत करके घर में 2 रोजी रोटी कमाता है, तो ये ख़वातीनों का काम है कि आप लोग अपने बच्चों को बेहतरीन दीन की और अव्वल तालीम की आप उनको बात किया करें। सिर्फ खाना बनाना, बच्चों को सिर्फ स्कूल भेजना, कॉलेज भेजना, ये आपका फर्ज नहीं है। आपका फर्ज बनता है कि बच्चे को दीन के अमल की बात भी बताएं और उन बच्चों को एजुकेशन के बारे में भी बात करें। बच्चा अगर जानना आता भी है तो उससे पूछा करो कि क्या सिखाया बेटे, क्या नहीं सिखाया बेटे, तुम्हें क्या समझना आता है, क्या नहीं समझना आता है। ये जब बात आप करते हो तभी आपको पता चलेगा कि बच्चों की ख्वाहिशें क्या हैं। हम सिर्फ बच्चों को मेहनत करने के लिए आगे भेज देते हैं, वहाँ पे आपका काम नहीं होता है। आपका फर्ज बनता है कि आप बच्चों को पूछो कि आपको क्या लगता है। हो सके तो शायद बच्चे को इंजीनियर बनना हो, बच्चे को डॉक्टर बनना हो, बच्चे को हायर एजुकेशन करना हो, या बच्चे को सिर्फ कोई बिजनेस करना हो, तो उसके लिए आपका फर्ज बनता है कि आप उनसे पूछें कि आपको क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं अच्छा लगता है। उसके लिए आपकी जद्दोजहद होना चाहिए कि आप बच्चों के साथ जाइए और उसकी इन्फॉर्मेशन निकालें। कॉलेजेस में से कई कैंपस होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, प्रवक्ता होते हैं, उनके पास जाइए। 10 मिनट 1 घंटा तो निकाल सकते हैं अपनी जिंदगी में बच्चों के साथ जाकर देखिए तो सही क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इससे होता क्या है कि एक दो बच्चों के माइंडसेट साफ हो जाएंगे। नहीं तो होगा ऐसा कि इंजीनियरिंग की डिग्री लेगी, कोई काम धंधा नहीं है, बच्चा ब्लिंकिट जोमेटो पर डिलीवरी बॉय हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, फायदा नहीं पड़ता, ज़ाया हो गया कि नहीं। हो सकता है वही बच्चा जो है आगे चल के फॉरेन जा सकता है, वहाँ पे पैसे कमा सकता है। आज 6 साल आप अगर फॉरेन नौकरी करते तो 1 करोड़ रुपये कमा लेते हैं आप। इतनी आपको तस्दीक है, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं है, मालूमात ही नहीं है। ये फर्ज माँ बाप का बनता है कि आप ये चीज़ें करें। मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से जब सलीम साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसे कई चीज़ें अवेलेबल है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के, तो जहाँ से हम बच्चों को अगर लोन लगता है अगर कहीं कहाँ जा सके वो भी चीज़ आपको मिल सकती है। उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट पर मिलती है। नहीं है तो हम बैठे हुए हैं, आपको हम इन्फॉर्मेशन देंगे। हम ऐसा नहीं कह रहे कि 100 में से 100 हो जाएंगे, लेकिन 100 में से कम 40% तो काम हम कर पाएंगे इंशाअल्लाह। ये चीज़ें आपको बतानी थी और मैं चाहती हूँ कि ख़वातीन घर जाएँ तो आपके लिए बचत घर के जरिए भी घर में बैठे आपके हर हुनर के लिए भी काम है, वो काम हमारी तरफ से होता रहेगा। तो ज़रूर आप कोशिश कीजिए और मैं यहाँ से ज़ाहिर को भी मैं बताना चाहूँगी कि आप भी अपने बच्चों के साथ ज़रूर इस चीज़ पर बात करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्दी और आज ही कल बार कह रहे थे आप कि डेट दो तो सलीम साहब के सामने आपके भाई
साहब से कहूँगा कि 31 अगस्त को अरुण मराठे साहब का जन्मदिन है। उनकी थोड़ी तबियत नासाज चली रुके नहीं आए, लेकिन मैं उनको कोशिश करूँगा आगे उस जन्मदिन पे एक महिलाओं को कितना कुछ रोजगार यहाँ पे शुरू हो, ऐसा काम शुरू हो। खाली सलीम साहब का दौरा ही नहीं, बल्कि परभणी वासी के घर में आप कितनी मेहनत करके आए कि हमको एक ऐसा नेता मिल रहा है। नेता की कोई तो रात फलनी नहीं होती। आइए तुषार भैया, तो जब मैं मराठे साहब का नाम ले रहा था, तुषार भैया आइए। मुस्लिम एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलीम साहब, एकता सेवाभावी संस्था के संस्थापक अजमत खान साहब और तमाम पदाधिकारी, अजीजों, दोस्तों, प्यारे बहनों, माँ और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ी खुशी की बात है, मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से कल भी प्रोग्राम हुआ था, मेहंदी का कंपटीशन। एक्चुअली में वो मेहंदी का कंपटीशन नहीं था, बल्कि किन लोगों के अंदर कौन सा आर्ट है उसको बाहर निकालने का प्रोग्राम था। किन लोगों के अंदर क्या सलाहियत है। दुनिया में हर काम, हर इंसान उसकी सलाहियत के हिसाब से ही काम करता है। पढ़े लिखे लोग अपने हिसाब से काम करते हैं, कम पढ़े लोग अपने हिसाब से काम करते हैं, और बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने हिसाब से काम करते हैं। ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हमारे जारी ने बताया कि 11वीं 12वीं के बाद क्या करना है। आपको 5 मिनट के अंदर पूरी दुनिया की सैर करा दी। डिसीजन आपको लेना है कि कौन से बच्चे को क्या करना है, क्या पढ़ाना है, कैसे करना है। एक प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, चाहे ज्यादा पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो या नहीं पढ़ा लिखा हो, हम ये चाहते हैं कि हर इंसान सटक हो जाए और रोजगार से जुड़ जाए। और इस संस्था के माध्यम से, इस एसोसिएशन के माध्यम से हमारे सलीम साहब पूरे हिंदुस्तान का दौरा करते हैं, और हिंदुस्तान के दौरा करने के वक्त पता नहीं अलग अलग कई टाइप के लोग उन्हें मिलते हैं। और हमें बड़ी खुशी है कि एकता भाई संस्था 25 सालों से काम कर रही है, लोगों को मिलाने का, लोगों को जुड़ाने का। कहाँ पर कौन कौन से लोगों ने अच्छा जिस एरिया में अच्छा काम किया, उन लोगों को लाने का, हर साल उनको पुरस्कार देने का, लोगों को जमा करने का। उसी प्लेटफॉर्म से हमारी इन सब लोगों से मुलाकात हुई। और हम चाहते हैं, हमारा मकसद ये है, किसी शख्स को 10,000 रुपये दे करके उसको सपोर्ट करना, ये कोई खास बात नहीं है। किसी शख्स को 300 रुपये डेली कमाने का कोई रास्ता बता दें, ये सबसे खास बात है। और हमारी बहनें बैठी हुई है, हिंदुस्तान के अंदर इतना काम है जिसका कोई हिसाब नहीं, काम करने वाला चाहिए और काम को लाकर उसका रास्ता बताने वाला चाहिए। हमारे परभणी जिले की हालत ये है कि क्योंकि हम परभणी के रहने वाले, पूर्णा में पैदा हुए, इसी जिले के रहने वाले, यहाँ पर हमारे लोगों के ऐसे हाल है कि खींचे हुए लकीर पे ही लाइन मारते रहेंगे, हम कोई नई लकीर मारने की कोशिश ही नहीं करते। मिसाल के तौर पे किसी के दादा बाजार में केले बेचते थे, फिर बाद में उनके बेटे ने केला बेचना शुरू किया, फिर उनका बेटा कुछ पढ़ा लिखा लेकिन वो भी केले ही बेच रहा है। भले वो खाता पीता अच्छा है, दादा हाथगाड़ी से बेचते थे और बेटा ट्रक से बेच रहा है, लेकिन उसके हाथ से बाहर नहीं जा रहा। इस आज के वक्त में दुनिया एक छोटी सी दुनिया हो गई।
2-3 बटन दबाने के बाद में दुनिया का है तुरंत मालूम पड़ जाता है। इस दौर के अंदर ये कोशिश नहीं कर रहा वो कि भाई हमारे परभनी के जो केले हैं कौन से मुल्क के अंदर केलों का शॉर्टेज है, हम किस तरीके से वहाँ बेच सकते हैं, उसको सोचने और समझने की सलाहियत पैदा नहीं हो रही। इसीलिए हमारे जावेद सर जैसे लोगों को जहन करें कि किस तरीके से काम किया जाए। और हमारे पास भी इतने काम है कि कोई इम्तिहान नहीं, लेकिन काम करने वाला चाहिए, काम को करने वाला चाहिए। ऐसे ऐसे काम है कि आज अगर काम को हाथ में लेंगे तो इंशाअल्लाह कल से ही काम शुरू हो जाए, कल से ही, परसों का दिन नहीं निकलेगा, लेकिन काम को करने वाला चाहिए। क्योंकि हम लोगों को एक आदत पड़ गई कि हमको रातों रात ही करोड़पति बनना है। ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि एक रातों रात करोड़पति बनेगा। सब लोगों ने बहुत स्ट्रगल कर करके आज हिंदुस्तान के बड़े बड़े व्यापारी बन गए, दुनिया के बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए। लेकिन कुछ करोगे तो होगा, कुछ करने के बारे में प्लान ही नहीं करोगे, सोचोगे नहीं तो होगा कैसे। हमको कोई काम नहीं आता, ये मुश्किल काम नहीं है। हमको कोई काम नहीं आता, ये मुश्किल काम नहीं है। लोगों से काम को समझकर, काम समझ में आ गया तब भी काम नहीं करना, ये बड़ा मुश्किल काम है। समझने के बाद भी काम नहीं करना, ये बहुत मुश्किल काम है। तो हमने कल के प्रोग्राम के अंदर साफ से बताया था कि अगर से यहाँ पर आप कोई फील्ड तैयार करते हो तो हम इंशाल्लाह 31 तारीख को हमारे दोस्त मराठे साहब का जन्मदिन, शायद साहब भी आ जाएंगे इंशाल्लाह, उसी दिन कम से कम 4 से 5 काम हैंडवर्क हाथ से करने का हम आपको वहीं से मास्टर लेके आएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से काम किया जाए, किस तरीके से घर में बैठे बैठे हम 2 पैसे कमा सकते हैं। अगर हमारे शोहर कुछ हार्ड वर्क कर रहे हैं, हम कुछ पैसे कमाकर उनका सपोर्ट कर सकते हैं। उन पैसे से हमारे बच्चों की पढ़ाई काम आएगी, हमारी बेटियों की शादी में काम आएगी। लेकिन बशर्ते कि लोगों ने काम करना चाहिए। अब कोई भी काम को लाके देने के लिए भाई किसी टीम को अगर क्रिकेट के मैदान में उतारना है तो कैप्टन की जरूरत है। बिना कैप्टन के टीम खेलेगी कैसे? तो इसी में से आप ही लोगों में से, हमारी बहनों में से ही कोई ऐसी कैप्टन औरतें आगे आ गई, वो लोग बोले कि देखो भाई हम ना 50 लोगों को मैं कवर कर सकते हैं, आप मुझको काम बताओ। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम 3000 लोगों को जमा करेंगे और हम 3000 लोगों को कैसे बताएंगे। उसमें से आप लोगों को कैप्टन बनना है। आप लोग कैप्टन बन के आगे आएंगे तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ वो दिन दूर नहीं है कि आपका परभनी का मॉडल पूरे महाराष्ट्र में चले इंशाल्लाह। काम इतना काम और अल्लाह के करम ऐसा हो गया कि हमारे सलीम भाई जैसे लोग हमारे साथ में हैं। हम इसी काम को महिला बचत गट से ज्वाइन करके काम कर सकते हैं। मैंने महिला बचत गट को बहुत करीब से देखा है। मैंने देखा कि हमारे बहनें महिला बचत गट से पैसे तो उठाते हैं, पैसे उठाने के बाद में हालत ये हुई कि लड़के ने मोटरसाइकिल ले लिया, घर के पत्रे बदल दिए और लड़की की शादी कर दी, तो हम पैसे इधर कैसे करेंगे। हमारे सलीम भारत साहब से रिक्वेस्ट है कि आप जो भी सिस्टम है महाराष्ट्र का या हिंदुस्तान का, बचत गट को पैसे देने के बाद में बचत गट को ये बताया जाए कि इन पैसों से किस तरीके से काम करके पैसे कमा के पैसे हमारे लिए वापस हो जाए और आप भी स्टेट हो जाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हिंदुस्तान में जिन लोगों ने मिल करके काम किया है। एक्चुअली लफड़ा इस परेशानी इस बात की है, बचत कर पैसा लेने के बाद में यहाँ पर है क्या? किरानी दुकान, भाजी बेचना, टेम्पो खरीदना, सब लोग मिलकर तो भाजी तरकारी बेच नहीं सकते ना, इम्पॉसिबल बात है। पैसे वहां से उठाने के बाद में भी आप लोगों के पास में वो सलाहियत होना चाहिए ना कि अगर हमने 11 बहनों ने या 50 बहनों ने मिल करके 50 लाख रुपए उठा लिए तो आप 50 लाख लेके करेंगे क्या? काम करने के बाद आइडिया तो मतलब काम करने का तरीका तो होना चाहिए ना। तो हमारे पास में हैंडीक्राफ्ट, लघु उद्योग, स्मॉल स्केल, इस तरीके के 50 प्रोडक्ट है, लेकिन नीचे काम को समझकर काम करने वाले लोग तो चाहिए। काम को समझकर काम करने में यहाँ पर आने के इसीलिए लेट हुआ। यहाँ पर एक प्लास्टिक का कारखाना है, यहाँ पर प्लास्टिक जमा करके ग्राइंडिंग की जाती है और ग्राइंडिंग करके उसको अलग अलग करके बेच देते। हमारे साले का दोस्त है कारखाना, उसीलिए हमको लेट हुआ।
हम उसी को समझा रहे हैं कि तुम प्लास्टिक को जमा करके इसको बेचने करके क्यों बेच रहे हो, इसको दाना बना के बेचो, दाना बना के बेचो और एक और आगे चले जाओ, मोल्डिंग मशीन लगा लो, जब माल खाली प्लास्टिक यही बना कर बेचो, आदमी को रूट मिलेगा तो ही काम करेगा ना। तो इसलिए मेरी खास करके ये बहनों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप ही है, डॉक्टर अब्दुल कलाम को भी हमारे बहन ने पैदा किया, बड़े बड़े हिंदुस्तान के बिजनेसमैन लोग हमारे बहन ने पैदा किया, आप ही लोगों ने उस औलाद को पैदा किया, इस औलाद को भी आपने पैदा किया, यहाँ जो पैदा की बात कर रही है, और ये भी हमारे भाई वही हमारे माँ ने पैदा किया, हमको सलाहियत दी, हम यहाँ पहुंचे। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी अपने बच्चों को, भांजियों को, भांजों को, सब लोगों को एक सलाहियत दे सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। आप ही लोग हैं जो आने वाले वक्त में इस माशरे को बदल सकते हैं। तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, खास करके अपने बच्चों को एक ऐसी तालीम दो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दो कि वो जिस तरीके से काम करे और माशरे का, दीन का काम करे। हर काम के लिए पैसे की जरूरत है, बिना पैसे के आप कुछ नहीं कर सकते। और आज का माशरे की हालत यह हो गई है कि आपके पास पैसा है तो आपकी इज्जत, आपके पास पैसा नहीं है आपकी कोई वैल्यू नहीं है, रिश्तेदारों ने भी अपना अपना स्टेटस फिक्स कर लिया। पैसे वाला पैसे वाले के घर जाएगा और पैसे वाला पैसे वाले की इज्जत करेगा, और गरीब का गरीब के यहाँ जाएगा और गरीब की गरीब की इज्जत करेगा। माशरे की हालत की बद से बदतर हो चुकी है। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि हर लोग, हर इंसान, हर परिवार अपने पैरों पे खड़े हो जाए और अपने पैरों पे खड़े होने के बाद में अपने हिसाब से खुद अपना अपना काम करे। तो इंशाल्लाह आने वाले 21 तारीख को आप लोग सब लोग जमा हो जाए। आजमत खान यहाँ पे बहुत सारे और पदाधिकारी लोग हैं, ये सब मिलकर हम बहुत सारी चीजें यहाँ पर लेके आएंगे, वहां से मास्टर लेके आएंगे। लेकिन आप लोग अपने अपने हिसाब से मैच को खेलने के लिए कैप्टन की तैयारी करें। बस ये 2 बातें बोलकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। लोग से तो अभी आप वाकिफ हो गए और मैं जानता हूँ सामने सुनने बैठते तो लोगों को लगता है कि भाषण से राशन नहीं आता। तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरी कुछ बातों से आपके घर में राशन आ जाए। मेरी फिक्र यही होगी कि मैं डायरेक्ट बात आपको उसकी में आपके घर के रोजगार में जिस तरीके से आऊँ, तो मैं अपनी बातें हमेशा पॉइंट टू पॉइंट ही रखना पसंद करता हूँ। हालांकि नेता को जब माइक मिलता है तो वो पूरी रात बात कर सकता है, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन मैं नेता नहीं हूँ, मैं कार्य करता हूँ। मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के बारे में मेरे सारे साथियों ने आपको बताई चुके हैं, लेकिन मैं आपको बहुत एक गंभीर विषय में बात करना चाहता हूँ। मैं मौलाना आजाद अल्पसंख्यक के विकास मंडल का संचालक भी हूँ। उस नाते से मैं पूरे महाराष्ट्र में काम करते हुए आ रहा हूँ। उसमें मैं कुछ फिगर आपके सामने रखना चाहता हूँ जो कि परभनी से रिलेटेड है। ये फिगर आपको जानना बड़ी जरूरी चीज है। जब मैंने ये महामंडल को ज्वाइन किया तो उसमें देखा कि काफी कर्ज की फाइल, टर्म लोन की फाइल पेंडिंग पड़ी हुई थी, काफी लोगों का इश्यूज था। उसके साथ में एजुकेशन लोन वो काफी पेंडिंग पड़ी हुई थी। ये 2 स्कीम हमारे पास लगभग चलते हुए आ रही है, टर्म लोन और एजुकेशन लोन पर। तो मैं फिगर आपको 24-25 का दे रहा हूँ, 25-26 का भी की हम स्कीम आपको फिगर दे रहे हैं। लगभग परभनी जिले से 24 फाइल हमारे पास आई हुई है एजुकेशन लोन की, जिसमें से 18 फाइल को हमने मंजूरी दी है और 18 फाइल को हमने वाटअप भी दे दिया, उनको सेंक्शन भी दे दिया, उनको पैसे भी उनके अकाउंट में दे दिए। ये एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो हमने प्रायोरिटी किया कि एजुकेशन की जो फाइल आती है उसको हमको रोकना नहीं, क्योंकि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। समाज पढ़ेगा तो देश उन्नति करे, समाज पढ़ेगा तो देश उन्नति कैसे करे। तो उसमें मैं एक फिगर आपको बता रहा हूँ। तो मेरे साथी तो परभनी पे आप लोगों की सेवा में यहाँ रहते हैं, इन्होंने काफी मेहनत करके मुझे कुछ फिगर लेके आए यहाँ। शैक्षणिक कर्ज हमने पिछले 3 साल में परभनी को 22 करोड़ 84 लाख रुपए दिए, 22 करोड़ 84 लाख रुपए हमने शैक्षणिक कर्ज दिया है, जो कि आप लोगों को पता नहीं। और जब महामंडल काम करता है तो लोग उसमें कभी ना कभी लगाते कि हमको ये पैसे नहीं मिले, ये नहीं मिले।
और हमारे अधिकारी हमेशा डरे हुए रहते हैं कि लोग हमसे सिर्फ एलिगेशन लगाते हैं पैसे नहीं देते। तो मैं आप लोगों को बीच में बताऊं, हमने शैक्षणिक 22 करोड़ रुपया दिया है 3 साल के अंदर इस परभनी को, और ये बात शायद आप लोगों को पता नहीं है। तो ये शैक्षणिक लोन जाने से एक युवक जो है उनको पढ़ने का संधि मिलती है, वो आगे बढ़ सकता है। उसके बाद मुद्दत कर्ज वाटर लगभग 11 करोड़ 38 लाख रुपए हमने दिया, 11 करोड़ 38 लाख रुपए हमने मुद्दत कर्ज दिया हुआ, टर्म लोन दिया, जिससे हम बिजनेस चालू कर सकते हैं। अब ये 2 लोन चलते हुए मुझे एक चीज बड़ी तकलीफ देने गई हमेशा से, इसमें हमेशा महिला पीछे रहती है। मैंने देखा कि हमारी टीम ने भी महिलाओं को काफी बात की, महिलाओं को वो काम करना भी था, लेकिन वो झिझक के मारे अपने हाथ नहीं उठाए। फिर उनको हमने फोर्स किया तो 5-6 ने हाथ उठा दिए। तो उनमें डर होता है कि ये वाकई में ये लोग करेंगे कि नहीं करेंगे। तो आज मैं आप लोगों के बीच में बोलता हूँ, मौलाना आर्थिक विकास महामंडल जो अल्पसंख्यक समाज को रिप्रेजेंट करता है, तो महिला बचत गट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो काफी साल से बंद था। महिला बचत गट को हम लोन देंगे, तो उसमें 80% जो है वो अल्पसंख्यक समाज का हो और 20% जो है वो ओपन जनरल डायरेक्ट जो सब समाज के लोग हो सकते हैं। लेकिन ये अल्पसंख्यक समाज का महामंडल है, तो हम महिलाओं के लिए भी बहुत जल्द आप लोग अपना बचत गट रजिस्टर कराइए, जिसके होंगे उनके लिए हमारे अधिकारी बैठे हुए, तो महिला बचत गट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इससे महिलाओं को रोजगार आएगा। वो बात की बात है कि हम रिकवरी कैसा करेंगे, जैसा हम सही से पता है कि कुछ लोग पैसे नहीं देते रोजगार की, लेकिन एक बार उनको रोजगार शुरू करने के लिए पैसे तो आ जाए, तो महिला बचत गट हम शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके लिए आप लोग ताली बजाना चाहिए। मैंने आपसे कहा मैं सिर्फ भाषण नहीं राशन देने का भी सोचूंगा। तो ये महिला बचत गट है, अब जिस महिलाओं के साथ अपने बचत गट रजिस्टर्ड है, जो नहीं है वो रजिस्टर्ड कर लेंगे। क्राइटेरिया जो है आपको सरकार के साथ बताएंगे, आप इनको हेल्प करिए, परभनी में ही आपके साथ बैठे। अब सर मैं ये मौलाना आर्थिक विकास महामंडल की बात कर रहा हूँ। शैक्षणिक लोन में हमने बहुत फोकस किया है, हालांकि सेंटर के कुछ पैसे सेंटर ने हमको कहा कि हम 20% लोन दे सकते हैं, लेकिन हमने उसको 33% कर दिया। और मुझे सेंटर में, मैं अभी इधर आने से पहले मैंने सेंटर में मीटिंग करके आया, और सेंटर के एमडी को बोला सर ऐसा कैसा कर रहे हो, आप 20% दे सकते हैं, आप 33% अपनी एजुकेशन लोन सेंक्शन करा दिया, ये हमारा रूल में नहीं है। तो मतलब रूल चेंज कर दो, आप बिजनेस लोन देके हमको मांगने वाला मत बनाइए, एजुकेशन लोन देके हमको देने वाला बनाइए। ये समाज करेगा कि काम कर पाएगा ना। आप हमको सिर्फ देने की बात, हमको कर्जा मांगने की बात मत करिए, हमको शिक्षण लोन पे करिए। तो आज कई साल से सेंट्रल बोर्ड में उनका जो एसओपी बना हुआ था कि सिर्फ 20% लोन एजुकेशन में दे सकते हैं, उन्होंने बोला ये आपकी बात तो सही है, इसलिए हम हमारा एसओपी चेंज करने जा रहे हैं। हमने उनको फोर्स किया कि आपकी बार आप एसओपी चेंज करिए। यहाँ पर महाराष्ट्र शासन 5 लाख रुपए से शैक्षणिक लोन देती है। हमने अजीत दादा जब आया थे तो जिंदगी में थे, उनको हमने कहा कि दादा 5 लाख रुपए में कुछ होता नहीं है और सेंटर हमको पैसे नहीं दे रहा, हमारे पास पैसे पड़े थे। तो ये 5 लाख को हमने 20 लाख रुपया किया शैक्षणिक लोन। अब वो फाइल सेक्रेटरी साहब के पास थोड़ा 2-4 टेबल में आना जाना बाकी है। बहुत जल्द महाराष्ट्र शासन ही आप लोग को 20 लाख तक का राशि एजुकेशन में देने जा रही है। ये छोटे मोटे हम काम कर रहे हैं तो हम बोल नहीं पाते, और हमारे जो पदाधिकारी है यहाँ वो बोल नहीं पाते, उनको जाके मुद्दत कर्ज लोन के लिए बहुत प्रेशर देते हैं। अभी मेरे पास डरे हुए थे, सर अभी मुद्दत कर्ज लोन मांगेंगे। मैंने डोंट वरी, ये समाज अभी समझ गए हैं, ये एजुकेशन का लोन मांगेगा। अब हम हमारे पास जो शैक्षणिक कर्ज योजना है, मुद्दत कर्ज योजना, महिला बचत गट योजना अभी तीसरा हम लागू करने जा रहे हैं, और इसकी पहली घोषणा मैंने परभनी में की है।
क्योंकि मैं ये घोषणा आज नहीं करने वाला था। अभी तक मेरे मन में नहीं था कि महिला बचत गट की घोषणा मैं आपके यहाँ करूँ। मैं जब रास्ते से आ रहा था तो मेरे साथ में 2 साथी थे, उन्होंने मुझे MIDC बताई अपनी परवनी की। मैंने बोर्ड देखा, बड़ा धुंधला सा बोर्ड था MIDC पर। मैंने वो बच्चों से पूछा MIDC चालू है क्या यहाँ पर? बोले सर जैसा बोर्ड धुंधला दिख रहा है वैसे MIDC भी धुंधला है। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं परवनी में रोजगार का कोई बात ही नहीं कर रहा। अगर MIDC आने के बाद भी उसके ऊपर कहीं ना कहीं कभी पब्लिक और शासन दोनों की जिम्मेदारी होती है कि उसको चलाना चाहिए। तो MIDC, क्योंकि मैं MIDC के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ तो MIDC से रिलेटेड बहुत सारे हम काम करते हैं। तो आज मैंने MIDC की जो हालत देखे बोर्ड के, बड़ी अफसोस कर गई मुझे। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं MIDC को लेकर भी कोई स्कीम लाने की कोशिश करूँगा आपके बीच में कि रोजगार, जब आपके पास इंडस्ट्रीज आएंगे तो रोजगार अपने आप आएगा। जैसे हमारी टीम जो मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी स्कीमें देगी, बहुत सारी चीज़ें करेगी, लेकिन ये प्राइवेट संस्था काम करने में और सरकार के काम करने में बड़े फर्क हो जाती है चीज़ें। हम चाहते हैं कि सरकार के पास जाके आपकी ये जो तकलीफ है रोजगार की, जो MIDC की जो कंडीशन मैंने आज देखा है, तो मैं उसकी निवेदन दूंगा। आपके लोगों की कोई सुझाव होगी, ये एक पब्लिक मीटिंग नहीं होते हुए ये हम सब एक प्लेटफॉर्म में आप में से कोई मुझे अगर कोई सुझाव देना चाहता है कि हम समाज के लिए किस तरीके से काम करें तो मोस्ट वेलकम। मैं आपके लिए अपना टाइम दूंगा, 1 घंटा 2 घंटा जो भी आप लोगों को चाहिए, और उस पर हम बात करेंगे कि हम समाज को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। मराठे साहब जैसे लोग हमारे बीच में जो महिलाओं को मशीनें देने वाला आपने वादा भी किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आपने जैसा आत्मा भाई ने बात करते करते मेरी कंफर्मेशन दे दी कि मैं अगस्त 29 तारीख को आना है। अभी मैं ऐसा आपको मैंने जैसे पहले ही बताया कि ये तो संस्था को महाराष्ट्र से शुरू होते हुए देश के हर कोने में गई है। अब मेरी जिम्मेदारी देश के और दूसरे कोने में भी बहुत बढ़ गई है और सबकी उम्मीद है कि मैं हर जगह जाऊँ। तो एक आदमी बहुत सारे काम नहीं कर सकता है, इस वजह से हमने हाथ बहुत बढ़ा दिए। हमने काफी हमारे पदाधिकारी हमारे साथ बैठे हुए, ये लोग आपके बीच में सलीम सारंग अगर नहीं भी हुआ तो हजारों सलीम सारंग हमने बनाए हुए जो कि समाज को काम करेगा। तो अगर मैं नहीं आ पाया हमारा तो आप ये मत सोचते एक सलीम सारंग नहीं, आपके बीच में मैं 1000 सलीम सारंग आज ही लेके जा रहा हूँ। तो मेरी जिम्मेदारी बहुत पिछड़े लोगों में पिछड़ा गाँव परवनी से भी कहीं पिछड़ा है, ये समाज बहुत पिछड़ा है। कहीं ना कहीं समाज को हमको रास्ता दिखाना पड़ेगा, ये समाज को हमको बताना पड़ेगा कि आप सिविल सर्विसेज में आए और IPS की पढ़ाई करें, सिस्टम में आए, कभी सिस्टम में आएंगे तो लोगों का भला कर पाएगा। तो ऐसी बहुत सारी जिम्मेदारी हमारे सर पर। मैं मैं कोशिश करूँगा परवनी आऊँ, लेकिन मैं वादा नहीं कर रहा हूँ कि मैं 29 अगस्त को आऊँगा, आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा, लेकिन बहुत सारे संसाधन आपके इस पर मैं अपने 2 अल्फाज खत्म कर रहा हूँ और भाषण चलते रहेगा, राशन भी आने का इंशाल्लाह खुसूसी मौके पर मंच पर विराजमान सभी मान्यवरों का स्वागत करते हुए जो अजमत भाई है ना, बहुत मेहनत करते हैं, सच में ग्राउंड रियलिटी चीजें कहते हैं या खुद जमीन पर जाकर काम करने वाला वो कार्यकर्ता जिन्होंने कई लोगों को अपने कर्तव्य से बड़ा किया, बहुत रोजगार भी दिलाए, मशीन देने के कार्यक्रम हो या किसी तरह के कार्यक्रम हो, हमेशा कुछ न कुछ कार्यक्रम हर साल लेते रहते हैं। और इनकी एकता सेवा संस्था की तरफ से वो हमेशा हर साल जो है तो सेवा गौरव पुरस्कार भी प्रदान करते रहते हैं। उसमें से एक साल मुझे भी सेवा गौरव पुरस्कार मिला था और मेरी खुशकिस्मती थी कि उस साल हमारा प्रोग्राम जो है तो मुंबई में आयोजित किया गया था और जिस इंसान को देखने की मेरी ख्वाहिश थी उसे देखने का भी शर्फ उसी को जैसे मुझे हासिल हुआ था उस दौर में शबाना आजमी जी से शबाना आजमी जी के हाथों से हमें को पुरस्कार मिला था। ये ऐसी बहुत सारी बातें हैं
खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए तो लोग है ना, अपनी मेहनत करता रहता है, चाहे कोई कुछ कहे ना कहे, जो भी हो, बस काम करते रहना है। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए तो लोग है ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, हमेशा ऊंचा सपना देखता रहता है कि मैं किस तरह से किसको क्या क्या दूं। सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए तो लोग है ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी जगा, तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी जगा, जलने के लिए तो लोग है ना। जलने के लिए ये बात हर एक के लिए लागू होती है सर, कि किस तरह से मेहनत करता है, अपनी किसी भी तरह की परवाह ना करता है और लोगों के लिए क्या करूं मैं, किस तरह से मैं काम करता रहूं, ये सोच रखने वाला आज किन लोगों को यहाँ पर लाया है, जिनके नाम हम सुनते आते हैं कि भाई ऐसे बड़ी हस्ती है ये अपनी अपनी जगह पर अपने जो है तो क्या कहेंगे कि सलीम साहब संध्या मंडल के अध्यक्ष, इनको यहाँ पर लाए, इनके जरिए लोगों को जो तो बहुत सारे रोजगार की बातें कर रहे हैं। और जावेद साहब आए हैं, वो भी जो तो जर्मनी की ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम इस पर बात कर रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है इस मंच पे। और इस मंच का या इस कार्यक्रम का जो असल मकसद था कि जिन लोगों ने इस देश प्रेम को जगाने के लिए, जरा कहा जाता है कि एक पेड़ अपने माँ के नाम, तो इस धरती माँ के लिए एक पेड़ लगाने वाले को अभी वो सम्मान आज करने जा रहे हैं। आज वृक्ष मित्र का भी सम्मान कर रहे हैं। उन्होंने कहा सर आपके 2-4 नाम दीजिए, हमारे पास में एनएसएस के धरपड़ कर रहे हैं, बहुत अच्छे कार्यकर्ता है, वो लोगों को विचार उनके नाम मैंने दिए हैं सर, बिल्कुल ही मैं दे रहा है। तो इस तरह से ये काम करने वाले इंसान आज इस नरपासन के यहाँ पर आए। नरपासन का जो उनका हमेशा हमारे साथ रहा है, कई कलाकारों को उन्होंने इस मंच पर लेकर आए सर, बहुत सारे कलाकार उनके जरिए इस मंच पर आए हैं और इस मंच की शोभा बढ़ाई है। तो आज यहाँ पर आप सभी लोग आए हैं और बड़ी बड़ी हस्ती यहाँ पे इस मंच पर आई है, तो हमें इस परिवार को बहुत गर्वान्वित महसूस हो रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब यहाँ पर आए, इस मंच को गौरवान्वित किया। आप सभी जिन लोगों को यहाँ पर पुरस्कार मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, उन सभी का जो है तो मैं यहाँ पर शुक्रगुजार हूँ कि आप सब आए हैं। आप सभी का अभिनंदन करता हूँ और मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय। क्या था, मुझे बोलना पड़ेगा बिकॉज उन्होंने मुझे बताया नहीं कि मुझे स्पीच देनी है। बट ये जो प्रोग्राम यहाँ पर है ये प्लांट्स के लिए है कि जो वृक्ष है वो लगाओ, और आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम लोगों को भी पेड़ पौधे लगाने चाहिए बिकॉज हमारे फ्यूचर के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम पेड़ आज लगाएंगे तो हमारे बच्चों के लिए भी एक अच्छा एनवायरनमेंट रहेगा। मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। इस न्यूज को कवर करने में हमें सहायता की है परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूब खान पठान, मुन्ना खान पठान, शेख अयारा मैडम, शेख इस्माइल और शेख शहनाज। उसी के साथ में परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज, जिन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। पहली बार अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। आप भी अपने खास मौके को यादगार बनाना चाहते हैं तो स्वागत है अल सफा फंक्शन हॉल में, जहां हर शादी, निकाह, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टी और हर खुशी का जश्न बनता है शानदार, यादगार और बेहतर। बेहतरीन हॉल, आकर्षक इंटीरियर, आरामदायक व्यवस्था और आपके हर कार्यक्रम के लिए शानदार माहौल। आज ही अपनी तारीख बुक करें। बुकिंग के लिए संपर्क करें 99602 51200/98236 35031, पता धार रोड, किनाल के आगे, धार रोड, परभणी। अल सफा फंक्शन हॉल, आपकी खुशियों का सबसे बेहतरीन पता।
एसके फर्नीचर लेकर आया है ओरिजिनल सागवान का सोफा सेट, पलंग, शोकेश, अलमारी, दरवाजे, चौखट और भी बहुत कुछ। एसके फर्नीचर पर सभी प्रकार के फर्नीचर्स अवेलेबल है। हमने हमारे शोरूम की लोकेशन दरगाह रोड से बदलकर जाम रोड केनाल के पास की है। आप एसके फर्नीचर में आए और अपने पसंद का फर्नीचर खरीद के अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। और हाँ, एसके फर्नीचर पर आप किसी भी फर्नीचर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारे पास सागवान कट साइज इंडियन टेक माल कटिंग करा हुआ मिलेगा या फिर ऑर्डर के हिसाब से भी कटवा कर मिलेगा। हमारा पत्ता जाम रोड केनॉल के पास, मोबाइल नंबर 9420033825 या फिर 9923257259। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। परभणी शहर का खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो, अल्फाइज मेडिकल के पास, एक मीनार मस्जिद के करीब, दरगाह रोड, परभणी। सैयद जावेद हाशमी साहब, जिनका मोबाइल नंबर 9860711237, उसी के साथ में रेहाना परवीन बाजी, मोबाइल नंबर 9970185683। इन लोगों से आप रिश्ते के ताल्लुक से मालूमात ले सकते हैं। अगर आप भी अपने लड़के के लिए लड़की देख रहे हैं या लड़की के लिए लड़का देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में परभणी शहर के खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें। इनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है। अगर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लेक्चरर्स, टीचर्स, नर्स, पॉलिटिशियंस जैसे आपको अगर रिश्तों की जरूरत है तो ऐसी सूरत में आप खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो के ऑफिस पर आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर से, जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस पर राब्ता कर सकते हैं। तो आज ही अपने लड़के के लिए लड़की अगर आप देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें, या लड़की के लिए लड़का अगर तलाश कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फिक्र करने की जरूरत नहीं। खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें। 700 से ज्यादा यहाँ पर लड़कों के बायोडाटा मौजूद हैं और 800 से ज्यादा लड़कियों के बायोडाटा, वेल क्वालिफाइड पढ़ी लिखी लड़कियों के बायोडाटा खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो के ऑफिस में मौजूद है। तो एक बार जरूर कॉल करें और इनसे संपर्क करें।